नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 3 अगस्त 2023 और आज जो है CHSL का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। ये सभी के सभी प्रश्न जो है रोहन जी दिए हैं, जैसा कि आप टेलीग्राम पे ऐड है तो देखे ही होंगे। बाद में इनको मैं फ़ोन किया था और जो है सभी प्रश्न इन्होंने ही बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो एक प्रश्न मिला है ये है कि अरविंद पारेख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब देखिए, मैं जो आपको आज ही बताया था कि भाई ऐसे लोग जो आपके लूसेंट में इजी वे में मिल जाएगा ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना बंद कर दिया है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम लूसेंट की जो है आर्ट एंड कल्चर वाली पोर्शन को पढ़ ले और क्लियर कर ले, तो बहुत कम चांस है कि जो आपको मिल जाएगा हूबहू। तो ऐसे में जो फैक्ट है जो मैं टटोल के कल दिया था, भरतनाट्यम का 3-4, कुचिपुड़ी का 3-4, 2-4 वाद्य यंत्र वाले, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अरविंद पारेख जो है ये आपका सितार से संबंधित है। और एक उभरता हुआ और सितारा अनुष्का शंकर, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अनुष्का शंकर को, ये भी आपका सितार से ही संबंधित है। एक आपको याद रखना है नया कैरेक्टर में राहुल शर्मा को। राहुल शर्मा जो है पंडित शिव कुमार शर्मा क्या प्ले करते हैं भाई, संतूर, तो राहुल शर्मा भी संतूर ही प्ले करते हैं। तो ये तीनों चारों नए कैरेक्टर को जरूर ध्यान रखना है। अब आते हैं पंडित रविशंकर के बारे में। पंडित रविशंकर साहब जो हैं ये इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम कैरेक्टर हैं, प्रथम म्यूजिशियन हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। और ये भारत रत्न पाने वाले सेकेंड जो है म्यूजिशियन बने थे एम सुब्बालक्ष्मी के बाद में। एम सुब्बालक्ष्मी को सबसे पहले 1998 में भारत रत्न दिया गया था, जो किसी म्यूजिशियन के लिए प्रथम बार ये मौका था। अन्य संतूर वादक जो है राहुल शर्मा, भजन सोपारी को भी ध्यान रखिएगा, ये गिने चुने कैरेक्टर हैं आपका, इसीलिए ये जो है आपके इंपोर्टेंट है। इसके अलावा रुद्र बीना भी गिने चुने कैरेक्टर हैं, जैसे असद अली खान, सादिक अली खान, ये सब जो है रुद्र बीना से संबंधित है। ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ। ब्रिजभूषण काबरा, विश्वमोहन भट्ट और ये जो है के श्री कृष्ण नलिन, ये सभी के सभी किस्से हैं गिटार से संबंधित हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, सरोद। जब भी सरोद से आता है तो इन्हीं में से आता है, ठीक है। तो ये सरोद से भी ध्यान रखना है। आज दोनों शिफ्ट में आपको सितार से ही पूछा गया है। जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, फैयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में ये देखिए क्वेश्चन 80% पे अटकाइएगा कि ये 100% यही लैंग्वेज था या फिर कुछ और था, क्योंकि मैं इसमें जो है इन्होंने बच्चा ने बताया कि ये मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने कोई एक प्रतियोगिता था उसमें कितना दूर फेंका। तो एक तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको टोक्यो ओलंपिक वाले में पूछे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से पहले से ही अलग से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसमें कितने गोल्ड मिले हैं। तो दो क्वेश्चन एक ही फैक्ट से नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो ये तो टोक्यो वाला कट हो जाता है। तब इनके सामने एक, इन तो बहुत सारे प्रतियोगिता में जीते हैं, लेकिन जो फेमस है वो डायमंड लीग है। तो हो सकता है कि डायमंड लीग वाले में पूछा गया हो। तो डायमंड लीग जो है 89.94 मीटर जो है भाला फेंक दिए इन्होंने, ठीक है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर की दूरी भाला फेंक कर जो है भारत के लिए गोल्ड नाम किए थे। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। नीरज डायमंड लीग 2022 के विजेता है। नीरज चोपड़ा 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक की जब बात हो रही है तो थोड़ा व्यक्तिगत रूप से बात हो जाए तो ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत कांस्य पदक केडी जादव कुश्ती के अंदर जीते थे। जो भी बच्चे या भी जो भी हमसे बड़े उम्र में हैं, जैसे बहुत सारे इस चैनल से भैया एक्स सर्विसमैन भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को जिन्होंने भी ये बताए हैं कि आप जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देते रहिए। मैं आपको जो है क्या ही बताऊं, एक तो लिख रखे हैं कि वायरल करने को सोच रहा हूं, हम एक टीम बनाए हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गुड लक के सिर्फ विश करने के लिए। आपने बोल दिया यही काफ़ी है। वो तो समय आने पे जो है जो होना होगा वो तो हो ही जाता है ना। ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत ये मेजर राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। ये
2004 की ओलंपिक थी जो एथेंस में हुआ था, और एथेंस की ओलंपिक जो है शुरुआत भी एथेंस में ही हुआ था 1896 में। इनके अलावा ओलंपिक में प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग के अंदर जीते थे, और ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर 2008 में। ठीक है, और राजवर्धन सिंह राठौर जो जीते थे ना, ये भी शूटिंग के अंदर ही जीते थे। तो पहला रजत जो व्यक्तिगत में आया और पहला गोल्ड जो व्यक्तिगत में आया, ये दोनों शूटिंग में ही आया। इनके अलावा सेकेंड पर्सन बन गए गोल्ड जीतने वाले कौन? आपका नीरज चोपड़ा साहब। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो भारत, अच्छा कर्णव मल्लेश्वरी जी यहाँ पे बैठे हैं, कर्णव मल्लेश्वरी जो है ये ओलंपिक में लेडी के अंदर, लेडी में मतलब महिला में प्रथम बार पदक जीतने की कारनामा कर्णव मल्लेश्वरी ने ही करा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2 लगातार ओलंपिक में पीवी सिंधु ने करा। बैडमिंटन में प्रथम महिला में पदक जो है ये जो साइना नेहवाल है इन्होंने करा। इन सभी के किताब का नाम भी मैंने आपको लिखा रखा है, क्योंकि खिलाड़ियों का किताब जब आने लगता है एग्जाम में तो बहुत आते हैं, इसीलिए आप प्री प्लान करके पहले ही उन्हें अपने अंदर करके रखें। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार डेकेडिकल ग्रोथ पूछ लिया गया है। ये पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। पता नहीं सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो डेकेडिकल ग्रोथ जो है भैया, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार ये 17.64 है ना, दशकीय वृद्धि। इनमें मैंने आपको बता रखा है कि जनगणना 2011 में जो और भी कुछ डाटा है आपको ध्यान रखना, जैसे लिटरेसी रेट कितनी थी तो 74.04 थी। फर्टिलिटी रेट कितनी थी तो 2.3 से 2.4 के पास जो ऑप्शन रहेगा वही मारना है। मैंने आपको बार बार एग्जांपल देना है। 2.1 रहे, 2.2 रहे, 2.3 रहे, 2.4 रहे, तो किसको आंसर कीजिएगा? अगर 2011 में फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है तो 2.4 को कीजिएगा। अगर आपसे 2013 में पूछ रहा है तो 2.3 कीजिएगा। अगर आप 16 से 20 तक के पूछ रहे हैं तो 2.2 कर दीजिएगा, है ना। तो ऐसे में आपको ठीक होगा। ये डायनामिक है और डायनामिक तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और अभी तक सिर्फ पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनके अलावा साक्षरता जो है ये पुरुष जो है आपका 82.14% है। देखते हो, एक तो समग्र साक्षरता आपका 7404 है। इसके अलावा पुरुष खाली मेल का 82.14 और फीमेल का 65.46% जो है आपका लिटरेसी रेट है। और जो जनगणना के रिगार्ड में बताना है तो मैं पहले ही सभी बात बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा दोहरा देता हूं क्योंकि मौखिक रूप से बताने से आपको याद हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। फिर 1881 में ये जो है आपका लगातार होने लगा। फिर आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। अंतिम वाला 2011 में हुई थी और हो रहा है 2021 में, लेकिन 2023 चल रही है। इनके अलावा सबसे ज़्यादा सबसे कम में आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम, सबसे ज़्यादा शहरी महाराष्ट्र, सबसे कम शहरी सिक्किम, सबसे अधिक ग्रामीण यूपी, सबसे कम ग्रामीण सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक घनत्व दिल्ली, सबसे कम घनत्व जो है आपका अगर एक चीज़ और आपसे घनत्व के बारे में अगर पूछे, मैंने एक चीज़ एग्जाम्पल पहले भी दे दिया है कि ऊपर लिख रहा है कि भारत में सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है ना, और नीचे में दिल्ली भी दे दिया है और आपका बिहार भी दे दिया है। तो ऐसे केस में किसको आंसर करोगे? ये बहुत सारे बच्चा ने जीडी में गलती करके आया है और मुझे बताया भी कि सर आप जो बिहार बताए ना, मैं सुनते ही देखते ही मार दिया, आगे गलती हो गई मेरी, है ना। तो भाई ये जो घनत्व है ये पहले आपको पढ़ना तो चाहिए ना कि इसमें किसकी घनत्व पूछ रहा है। ओवरऑल पूरा इंडिया की पूछ रहा है या किसी पार्टिकुलर राज्य की पूछ रहा है या केंद्र शासित प्रदेश की पूछ रहा है ना। अगर ओवरऑल इंडिया की पूछ रहा है तो आपका दिल्ली आंसर हो जाएगा, बिहार के रहते हुए भी। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है तो दिल्ली ही है ना। अगर ये पार्टिकुलर पूछ रहे हैं कि किस राज्य का, तब दिल्ली को रहते हुए भी बिहार आंसर है। ठीक है, तो ये सब कुछ लॉजिक तो समझना होगा ना। ये तो आप बच्चे तो है नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जेनरस का साइनोनिम क्या होगा। जो जेनरस प्रकार के लोग होते हैं ये फ्रेंडली लोग होते हैं, ये उदार लोग होते हैं, ये दूसरे की मदद करने वाले लोग होते हैं, ये अल्टुरिस्ट प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये जो है आप इनसे मीनिंग लगा लीजिएगा। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि इनका एंटो पूछा गया था, तो एंटो पूछा गया हो चाहे साइनो पूछा गया हो, साइनो हो गया तो फिर उदार, अगर आप हिंदी मीनिंग जान लिए तो आप वहां पे छटिया देंगे। अगर एंटो हो जाएगा तो RUD हो जाएगा, RUD। रूड मतलब होता है जो मतलब इनसेंसिटिव प्रकार
प्रकार का इंसान हो, किसी के दुख से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कठोर हो, स्टेर्न हो, स्टेर्न मतलब भी कठोर होता है ना। ये प्रकार को जो है, जो आपका अनयील्डिंग टाइप का हो, जो मतलब झुके उके नहीं कहीं पे, अपनी पे अडिग रहे, तो ये वो तो दूसरे सेंस में हो जाता है कि जो भाई कोई बहुत जिद्दी है तो अनयील्डिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टेर्न और रूड इसके जो है एंटो हो सकते हैं। इनके अलावा HDI निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें क्या शामिल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। एक सेकेंड, हाँ, तो HDI जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें से क्या शामिल नहीं होता, आपसे क्वेश्चन कर लिया गया था। ऑप्शन में एक ऑप्शन राजकोषीय घाटा था, यही आंसर हो जाएगा भाई। राजकोषीय घाटा का HDI में क्या लेना देना है? हाँ, ये जरूर है कि राजकोषीय घाटा जो है सरकार की स्थिति बताती है, सरकार की स्थिति बताती है। राजकोषीय घाटा क्या होती है, आज दिन में भी समझाया था कि जब टोटल इनकम टोटल खर्च से कम हो तो उस स्थिति में जो है फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो भाई राजकोषीय घाटा को HDI में शामिल नहीं किया जाता है। HDI निकालने की जो है 3 बेसिक स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, है ना। जिस राज्य में, जिस देश में, अब देखिए बड़े स्तर पे अगर वर्ल्ड को आप नाप रहे हैं तो वहां पे किसी देश को राज्य ही कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जिस भी देश का अच्छा होगा, जिस भी क्षेत्र का, वहां का HDI ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। तो इसमें राजकोषीय घाटा आंसर करना था, जो भी बच्चे का आज एग्जाम था। स्वास्थ्य के जन्म, जो अगर स्वास्थ्य कैसे करते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या आंकी गई है ना। अभी जीवन प्रत्याशा इंडिया की जो है और भी घट गए हैं, 67 से भी कम हो गए हैं। स्कूली शिक्षा से अपेक्षित वर्ष है, यानी जो 14 वर्ष तक की एक माप रखी गई है, उसमें शिक्षा की जो है आप वहां से काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो आय होती है, और अगर इन सबों में भी HDI के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे लेके बनाया जाता है, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से भी आप किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र की अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने पानी में खड़े हैं। ठीक है, तो HDI में इन तीनों का इस्तेमाल होता है। और कल मैंने जो है ट्रेजरी बिल वाला बताया था कि कितने कितने दिन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। 91, 91 दूना 182 और 182 दूना 364, ये तीनों फॉर्म जरूर याद रखिएगा। GST के 4 गो जो स्लैब है, 5, 12, 18 और 28, ये याद रखेंगे। और मुद्रा का जो चेन है, M1, M2, M3, M4, ये भी याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स से इतने ज्यादा बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इनके अलावा भारत के जो 2022 में मानव विकास सूचकांक में स्थान है 132 है, 2023 कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट वाला 132 है। ठीक है, 21-22 वाले जो है वो 131वां था। ये जो लेटेस्ट वाला जो रिलीज हुआ है ना, उसमें 132 है, पहले इससे जो रिलीज हुआ था उसमें 131वां था। और ये कौन करता है भाई? UNDP करते हैं। UNDP कौन है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो यूएनओ का एक स्कीम है। इसके अलावा अगला है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, किस आर्टिकल में? मैंने कल ही आपको बता रखा है कि जो भी आपकी DPSP की आर्टिकल है उसके अंदर घुसिए, पहले उन्हें जो है छीलिए, तब आप याद कीजिए। ठीक है, तो 39 के D में कहा गया है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर काम सेम है तो उन्हें समान वेतन की प्रबंध कराना राज्यों का कर्तव्य है या होना चाहिए। ठीक है, तो 39 का D इसका आंसर हो जाएगा। 39 का A में क्या है? अगर कोई गरीब है, या फिर सभी के लिए वैसे लागू है, लेकिन जो विशेष रूप से गरीब है उनको निःशुल्क जो है विधिक न्याय दिया जाएगा। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है कि जो जनहित की वस्तु है, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है, तो उनको तोड़फोड़ नहीं मचाना है, संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करनी है। इनके अलावा आर्टिकल 43 में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों में भाग लेने के लिए कदम उठाना है। देखिए, ये जो आपको ये सब जो पढ़ना है अच्छे वे में, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि किताब काफी महंगा है। लक्ष्मीकांत की किताब जो है, अगर एक बार आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो आपको, हमको लगता है कि अगर आधे अधूरे मन से भी पढ़े तो आपका आधा काम हो जाता है। लेकिन क्या है, किताब ही बड़ी महंगा है भाई, जाने दो। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि DPSP देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और मैंने इनके अलावा तो बता ही चुका है आपको, 40, 44, 49, 50, 51, 51 का ए, ये सभी के सभी तो आपको बता रखे हैं। 45 भी याद रखिएगा। 45 क्या कहता है कि जो बच्चे हैं, जब तक वो 14 वर्ष के नहीं होते तो उतने तक शिक्षा का जो है प्रबंध कराना राज्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से बात, शिक्षा की बात आपको संविधान में 3 जगह देखने को मिलती है। कहां कहां मिलती है भैया, अगर आप मुझे बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो 45 में मिलता है, एक आर्टिकल 21A में मिलता है, और एक आपका आर्टिकल 51 के A के 11 में मिलता है। ठीक है, तो ये शिक्षा की 3 जगह बातें मिलती है हमारे संविधान के अंदर, जिसमें 45 वाला DPSP में आता
है। 51 के 1 के 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं और आर्टिकल 21 के ए में जो है ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ जाता है। संविधान को पढ़िए, किसी भी एग्जाम में 2-4 नंबर आपको फ्री में रसगुल्ले के तौर पे दे दिया जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर इस बार जो है सिलेक्शन लेके रसगुल्ला खिलाने आऊंगा, अनु नाम है शायद उनका, है ना। रसगुल्ला वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो जल्दी कीजिए, है ना। इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में रखी गई है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वो वाली फैसिलिटी। इनके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए ये तो कई सारे पुरस्कार के होल्डर होते हैं, ये जो बड़े बड़े डांसर्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। फिर भी इनको जो है 1970 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था वेदांतम सत्यनारायण साहब को। संगीत नाटक अकेडमी भी मिला है 1967 में, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी की जो अन्य फेमस कैरेक्टर हैं जैसे गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, इन्हों को आगे ले गया था। और सबसे पहले अगर कुचिपुड़ी को किसने आगे ले गया था तो आप बताएंगे सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी जो है कुचिपुड़ी को आधुनिक टॉप तक ले गया। इनके अलावा जो रेड्डी फैमिली है, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी के सभी आपके जो है कुचिपुड़ी में आ जाएंगे। मैंने आपको कुल्लू बता दिया है कि रेड्डी के साथ कुचिपुड़ी, झावेरी बहन या फिर सिंह सरनेम, इन दोनों के साथ आपको मणिपुरी के साथ जाना है। महाराज सरनेम या तो तबला वादन या फिर आपका कथक नृत्य के साथ जाना है। गोस्वामी सरनेम ये आपको जाना है जी सतरिया नृत्य के साथ। महापात्रा सरनेम ये आपको जाना है जी ओडिसी नृत्य के साथ। तो ये कुछ कुल्लू हैं जो आपको काम आएंगे, ऑप्शन छांटने में मदद करेगी। इसके अलावा ढीमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ढीमासा। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया, ढीमासा लिख के पढ़ाया था मैं, इस प्रकार से ढीमीसा, इस प्रकार से ये लोक नृत्य। यहाँ पे ये वर्ड सपोर्ट नहीं किया इसलिए ढीमसा लिखा है, नहीं तो ये होता ओरिजिनल में ढीमसा। तो ये भाई कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। झारखंड झूमर, है ना, झारखंड में देखिए झूमर, एक बच्चे कमेंट करा है कि ये हरियाणा का होता है। देखिए हरियाणा के जो है एक तो होता है आपका घुमरा, एक होता है घूमर। घूमर राजस्थान के हैं, घुमरा कहेंगे तो हरियाणा के कुछ पार्ट में होते हैं। और एक आपका घूमर, एक घुमुरा है। देखिए वर्ड में लिखने का फर्क है, ठीक से देखिए समझिए। देखिए एक तो है घूमर है तो ये आपका हो जाएगा भाई कहाँ पे, राजस्थान का। एक आपका है घुमरा है तो आपका हरियाणा के कुछ पार्ट में होते हैं। एक आपके होते हैं घरसू कर घू, महरसू कर मुंह और रा कर घुमुरा, तो ये हो जाता है जी ओडिशा के पास, है ना। तो इतने नजदीक से तो मैं आज तक कभी देखा नहीं, पूछते जब भी पूछा है राजस्थान का ही पूछा है, लेकिन फिर भी अगर आपने कमेंट किया है तो थोड़ा सा देख लीजिए। इनके अलावा छऊ जो है 3 जगह होती है, झारखंड में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है और उड़ीसा के अंदर भी होती है। सरहुल त्योहार झारखंड की है और रोहिणी त्योहार भी झारखंड की है। और ये जो है फसल बुआई वाली त्योहार है रोहिणी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कर्मा, सुआ, राउत नाचा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, पंडवानी पंथी, एक सैला लिख लीजिएगा, सैला लेकिन मध्य प्रदेश में भी होता है ना। बहुत सारे विवादास्पद है जी कि यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है। मैंने एग्जाम्पल देके अच्छे से आपको समझा दिया है कि भाई छठ जो है ये बिहार का प्रमुख पर्व है, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होता। मैं तो महाराष्ट्र में भी छठ को मनाते देख रहा हूँ भाई, है ना। तो भाई नाम किसका आएगा, बिहार का ही आएगा, लेकिन होता यहाँ भी है। तो आप जो है ये नहीं खुट्टा गाड़ सकते हैं कि नहीं नहीं और कहीं नहीं होता है, ऐसे नहीं कह सकते। तो बहुत सारे चीज ऐसे है जो और कहीं नहीं होते वाले केस में जो है सपोर्ट नहीं करता है, और जगह भी होते हैं, है ना। कलबेलिया, गनगौर, पनिहारी, घूमर, कठपुतली ये राजस्थान के हैं। रंगोली, तमाशा, लावनी, लेजिम, कोली ये महाराष्ट्र के हैं। करगा, सुग्गी, भूतकोला, यक्षगान ये सब कर्नाटक के हैं। और आई थिंक अब तक जो है आपको ये सब याद हो गया होगा। बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा ये सब कहाँ का है, तेलंगाना का है। बोनालू में किस देवी और बथुकम्मा में किस देवी है, पार्टिकुलर कमेंट कीजिएगा, बहुत दिन बताए हैं। पोंगल, पोतांदू, जलीकट्टू, थाईपुसम तमिलनाडु के हैं। पोंगल जो है ये मकर संक्रांति के समय, है ना। पोतांदू जो है तमिल का नववर्ष है। जलीकट्टू जो है पोंगल में सांडों की लड़ाई है। थाईपुसम जो है भगवान मुर्गन की पूजा के लिए सुई वगैरह चुहाकर जो है पूजा किया जाता है। ओणम त्योहार किस राज्य की है भैया, ओणम भी पूछे गए हैं। तो ओणम जो है ये केरल में मनाए जाने वाली 10 दिनवा त्योहार है ना। ये भी फसली त्योहार है। अन्य फसली त्योहार को देख लेते हैं तो मकर संक्रांति है, रोहिणी है, उत्तरायण है, पोंगल है, बिहू है। बिहू भी असम में 3 बार मनाया जाता है, हर जगह कुल्लू है भाई। एक तो आपका जनवरी में मकर संक्रांति के समय, और एक बार आपका अप्रैल में नववर्ष के रूप में, और एक बार आपका अक्टूबर महीना में। 3 बार आपके जो है बिहू भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम मेथेनॉल से संचालित बस सेवा कहां शुरू की गई, तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया। इनके उद्घाटन समारोह में माननीय जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी साहब,
नितिन गडकरी महाराष्ट्र के हैं और काफी उच्च कैरेक्टर है और केंद्र में बीजेपी के चेहरा में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और मुझे मतलब पर्सनली पसंद है ना, क्योंकि भाई ये स्ट्रक्चर पे काम करते हैं जो देश को आज नहीं कल भी लाभ देगा। तो नितिन गडकरी साहब जो है आपके मेथेनॉल से संचालित बसों को जो है मतलब उद्घाटन कराने में शामिल थे। आई थिंक हाँ यही शामिल थे, बिल्कुल सही है। मेथेनॉल को जो है आप मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल, CH3OH भी कहा जाता है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% की छूट दिया गया है, वहां का जो राज्य सरकार की बस होती है उसमें। तो आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी दग सकती है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश वगैरह पे ज्यादा ध्यान रख रहा है एग्जामिनर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। कौन सी सोसाइटी की स्थापना 1905 में सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? भाई चित्तरंजन दास साहब। और चित्तरंजन दास साहब किसकी स्थापना किए थे? 1923 में, है ना, स्वराज दल की स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू के साथ में, असहयोग आंदोलन बंद हो जाने के बाद, यानी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। ऐसे रिलेट कीजिए। विवेकानंद का जो गुरु हैं ये कौन थे? रामकृष्ण परमहंस साहब थे। रामकृष्ण परमहंस के जो है ओरिजिनल नाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो विवेकानंद साहब जी के गुरु थे। और विवेकानंद जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करे थे। शिवाजी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु और जो आपका धार्मिक गुरु है शिवाजी के, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु गुरु कोंडदेव और आपका जो धार्मिक गुरु थे ये रामदास थे। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, संत तुकाराम, संत रामदेव, संत समरथ, है ना, बहुत सारे जो है आपके महाराष्ट्र में संत हुए, है ना। इनके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे भैया? अलर कलाम। अलर कलाम जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला प्रश्न पूछा गया, हलुआ की टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने गोल्ड मिले हैं? तो 21 गो। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को 22 को गोल्ड, 16 गो रजत और 23 गो ब्रॉन्ज मिलने के साथ 61 पदक प्राप्त हुआ था और चौथा स्थान हासिल हुआ था। पैरा ओलंपिक जो आपका टोक्यो के अंदर ही हुआ था, 2020 वाला 2021 में हुआ था, यहाँ पे 19 गो पदक जो है भारत को मिला था, जिसमें 5 गो गोल्ड, 8 गो रजत और 6 गो ब्रॉन्ज मिला था। रियो ओलंपिक में भारत को 2 गो पदक मिला था, 1 गो ब्रॉन्ज और 1 गो जो है आपका क्या कांस्य। तो ये भी ध्यान रखेंगे। रियो ओलंपिक जो है ओलंपिक में भारत के लिए जो अच्छा दौरा नहीं रहा था, मात्र 2 ही पदक जीता था, जिसमें 1 गो PV सिंधु जो है जीती थी रजत। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो में जो है अगले शिफ्ट के जो है वीडियो की क्वेश्चन हमको लगता है जो आ जाएगा टाइम से, क्योंकि जो है कोई एक बच्चा गया है जो पहले ही बताया है कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो हम लेकर के आएंगे। मिलेंगे अगले शिफ्ट में दोस्तों। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 अगस्त 2023 और आज जो है CHSL का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए, जो भी फ्रेज एंटो सैनो पूछे गए, सभी मिल गए हैं, तो लेकर के आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर जो है आपको हूबहू देखने को मिलेगी और मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इस शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे इको का क्वेश्चन 3 से 4 रखा, जो सामान्य लेवल के नहीं थे, है ना। कुछ तो डिफिनेशन बेस्ड थे या कुछ फिर डीप क्वेश्चन था। उनमें से 2 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है, हालांकि वो क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो देखिए इको से कहां से क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1928 से है ना 1980 तक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 1928 से 1980 तक अब तक भारत हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये क्वेश्चन का लॉजिक यहां से एग्जामिनर उठाया था कि हॉकी के अंदर अंतिम गोल्ड जो है 1980 के समय मिला था, तो 1928 में पहला मिला था। तो पहला से और अंतिम तक कितने गोल्ड मिले हैं हॉकी के अंदर। मैंने आपको 10 गोल्ड का ब्यौरा दे चुका है कि हॉकी के अंदर जो है दादा 8 गोल्ड एकलौता मिला और भारत को, इंडिया को ही टोटल 10 गोल्ड मिला है। 10 गोल्ड में 8 गो हॉकी का और 1 गो 2008 में आया अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा और 1 गो 2020 में आया नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो 8 और 2 10 गो गोल्डे हैं इंडिया के पास, जिसमें 8 गो हॉकी के पास, हॉकी से जीता गया है। तो आपका राइट आंसर 8 हो जाता। ठीक है। इनके अलावा क्वेश्चन रह होती है कि पहली हॉकी में आपका जो है गोल्ड कब मिला, या फिर ओलंपिक के अंदर भारत
भारत को पहला गोल्ड कब मिला, है ना, तो ये आपका 1928 में। अंतिम स्वर्ण पदक जो है 1980 में मिला था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था दादा, है ना। इनके अलावा भाई टोक्यो में 7 गो तो पदके प्राप्त हुआ था गिन चुन के, तो एगो गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, आ 2 गो रजत, एगो रवि दहिया, आ एगो आपका मीराबाई चानू, आ 4 गो आपका मिला था जी ब्रोंज। तो ब्रोंज में एक तो पीवी सिंधु का कंट्रीब्यूशन है, एक हॉकी टीम का कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से जो है हमारे 7 जो है पदक आए थे। भारत को कुल मिलाकर ओलंपिक में कितने पदक हैं? 10 पदक हैं। और ओलंपिक के बारे में कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन मतलब महिला में पहला है, ये सब मैं डाटा आपको दे चुका हूं, इसीलिए मैं यहां पे स्किप किया आगे की जानकारी, है ना। अब चलते हैं आगे। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? देखिए, कर्नाटक संगीत की रानी एम सुब्बा लक्ष्मी, और इससे पहले रविशंकर साहब की जहां पे हमने चर्चा करा, यहां पे ये चीज को भी रिपीट कर दिया था। कर्नाटक संगीत की जो महारानी है ये एम सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है, और एम सुब्बा लक्ष्मी को ही सबसे पहले 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो है महिला भी कहिए या फिर कैरेक्टर कहिए ओवरऑल। इनसे पहले कोई भी म्यूजिशियन को भारत रत्न नहीं दिया गया था। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। आप अपने मन से पंडवानी की रानी कह सकते हैं भाई तीजन बाई को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठुमरी को गिरिजा, सही बात है भाई। इनके अलावा एम सुब्बा लक्ष्मी को 1954 में पद्म भूषण, 1975 में पद्म विभूषण और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती थी सुब्बा लक्ष्मी जी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, है ना भैया। ये बड़े बड़े कैरेक्टर की जो है स्थान भी मायने रखता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा कर्नाटक संगीत को आगे बढ़ाने वाले पंडित त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। इनमें जो है त्यागराज आपको ज्यादा पूछा जाता है। एक पंडित जसराज है, इसी प्रकार से नाम मिलता जुलता, लेकिन पंडित जसराज जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, ठीक है। इन्हें ध्यान रखेंगे, जसराज साहब को। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हैं, जबकि त्यागराज जो हैं ये कर्नाटक संगीत से हैं। ये कंफ्यूजन पेयर है, इसीलिए आपसे पूछता है, और जब भी पूछेगा तो जसराज और त्यागराज दोनों का नाम दिया रहता है। कर्नाटक संगीत का एरिया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित है, और केरल राज्य तक, सॉरी वो साउथ तक ही सीमित है। इनके अलावा जो इस प्रकार के संगीत इंडिया में होते हैं इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। कर्नाटक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में कितने प्रकार की स्वर का इस्तेमाल होता है? तो 12 प्रकार के स्वर के इस्तेमाल होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आया था आपका कि ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बता रखा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगर जीके के लिहाज से भी देखे तो भी ये सही है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज कहाँ पे है भाई? तो ये आपका जो है चंद्रमा पे स्थित है। कहाँ पे है? मून पे स्थित है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? शांति का सागर। शांति का सागर, तू प्यार का सागर है ना। तो भैया इसका जो है काम से यानी शांति से मिलता जुलता जो भी वर्ड हो जाएंगे ये आपका राइट आंसर हो जाता था। इनके अलावा इसका उल्टा पूछा था इससे पहले वाले शिफ्ट में, है ना, शोरगुल भरा जो चीज है, पेंडामोनियम टाइप का। इनके अलावा जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? अब ये देखिए रेलवे वाली क्वेश्चन आ गई, ये है रेलवे की क्वेश्चन, है ना। तो जोग या गोरसप्पा बता रखे हैं भाई, इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट है उनके बारे में बताया, तो ये भी बताया, और साथ ही भारत का चित्रकूट जलप्रपात को जो है क्या कहा जाता है? भारत का न्यागरा, ये भी बताया, मुझे अच्छे से याद है ना। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। पहले जो है यही जलप्रपात भारत की सबसे हाईएस्ट जलप्रपात मानी जाती थी, लेकिन अब जो है इससे भी हाईएस्ट आ गया है। तू शेर तो मैं सवा शेर। कौन सा आ गया भाई? कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात वर्तमान में जो है ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो बराही नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। देखिए, जब भी आपको जलप्रपात पूछा जाएगा, और ये अगर राज पूछ जाए तो राज पूछा नहीं जाएगा सबसे पहली बात, क्योंकि सबको पता है कि जो जलप्रपात है ना बड़े बड़े नेचुरल वाली, ये आपका कहां पे होगा? तो कर्नाटक साइड में ही होगा। वैसे जलप्रपात ऐसा नहीं कि खाली कर्नाटक में है। आपने हुंड्रू जलप्रपात का नाम सुना होगा, आपने धुआंधार जलप्रपात का नाम सुना होगा, तो ये सब भी ध्यान रखना है जी। धुआंधार जलप्रपात जो है
ये नर्मदा पे है, नर्मदा महारानी पे। ये कहाँ पे भाई, ये जबलपुर में है, भेड़ा घाट में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे भाई, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड के अंदर। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो ये कूचिकल है, ये किस नदी पे है, इंपोर्टेंट, बराही नदी पे है, और ये वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसके अलावा मैंने अभी बताया भाई, जोगिया गोरसप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो ये क्वेश्चन है जो शरावती नदी पे है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे, ओरिजिनल वाला, तो अमेरिका और कनाडा इन दोनों के सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार, सी हुआंगटी ने बनवाया था। और आपको याद होगा एचसीएम के एग्जाम में ऐसे ही मजाक में कहे थे और अगले शिफ्ट में सी हुआंगटी छप गया था। ठीक है भैया। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। इससे पहले सेकेंड शिफ्ट वाला जो है एनालिसिस जो बच्चे देखे होंगे, इनके फैक्ट में बताया था, और वही फैक्ट यहाँ पे कॉपी किया हूं भाई, है ना। जो किया हूं सो किया हूं भाई, बताया हूं तो थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, है ना। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन से लिया गया है। हूबहू मैं कॉपी किया हूं, यहां से मैं स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी सुनने के लिए। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आपने ब्रिटेन वाले में भी देख रहे हैं एक जगह पे जो है विधि का शासन है, और यहाँ पे है, यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है कि भाई विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इन दोनों में भाई फर्क है, ये दोनों को एक ही मत मिला देना। इनके अलावा आपने सुना तो होगा ना कि प्रस्तावना की व्यवस्था कहीं और से और प्रस्तावना की भाषा कहीं और से, है ना। सुना तो होगा ना। उसी प्रकार से भाई पुरंदर की संधि भी दो है। ये एक बच्चे इस दिन जो पूछा, मैं इस पे एक क्वेश्चन बता दिया था प्रैक्टिस सेट के दौरान कि भाई ये भी संधि दो है। एक तो 1665 में होती है और एक बाद में होती है। 1665 में जो होती है ये जय सिंह और आपका जो है शिवाजी के बीच में होता है, और बाद में नाना फडणवीस और अंग्रेज के बीच में होता है ना। तो ये भी समझिएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। इनके अलावा संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन पद्धति है, ये आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए राजस्थान में जो राजस्थान नहीं, राज्यसभा में जो चुनाव होती है ये दो देशों से प्रेरित है, एक तो साउथ अफ्रीका से और एक आपका आयरलैंड से। तो आयरलैंड से मनोनयन वाली व्यवस्था प्रेरित है, जो 12 को सदस्य को मनोनयन करते हैं, कौन प्रेसिडेंट, है ना। और राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम डांसर और प्रथम हीरोइन का नाम बताइएगा। इनके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, जो ये क्वेश्चन का आधार बना और पूछा गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल राइट भी लिख लीजिएगा। श्रीलंका का कोई लोक नृत्य या नृत्य पूछा गया है, श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का देखिए कैंडियन नींद तो होती है, लेकिन ये पक्का नहीं ना कि ऑप्शन में वही आंसर था कि नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी कैंडियन हो सकती है। श्रीलंका मैं इससे पहले कल या आज ही श्रीलंका को जो राष्ट्रीय फल से रिलेट किया था, तो मैं नृत्य तक नहीं पहुंच पाया। ये गलती हो गई महाराज, माफ करो। लेकिन मैं पहुंच गया था मोस्ट भाई श्रीलंका तक, है ना। मैंने नदी बताया, है ना, मैंने वहां का राष्ट्रीय फल बताया, आजाद कब हुआ बताया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बताया, क्या क्या चीज वहां आकर्षण है ये बताया, सीमा बताया, लेकिन नृत्य नहीं बताया। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। आने वाले शिफ्ट के लिए इन्हें भी रखेंगे, महावेली गंगा को। और चाइना का सबसे बड़ी नदी जो है आपका यांगटीसी क्यांग है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, यांगटीसी क्यांग है। ये एशिया की ही सबसे बड़ी नदी है। एक्चुअली चाइना में बहती है ज्यादातर, लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगटीसी क्यांग, है ना। और आपका श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, और भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, इनके अलावा श्रीलंका में जो भाषा है ये तमिल और सिंगली। भाई तमिलनाडु जो यहाँ पर है और श्रीलंका यहीं पर है, तो ये दूरी कितना है, बहुत कम दूरी है। तो ये भाषा का जो झलक है तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, तमिल भाषा का। और साथ ही श्रीलंका का अपना लैंग्वेज है सिंगली। उसी प्रकार से भूटान की लैंग्वेज याद रखना है जोखंगा, नेपाल की लैंग्वेज नेपाली, बांग्लादेश का बंगाली, मालदीव की दिवेही, चाइना का मंदारिन। ये सब जो है लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई पड़ोसी है हमारा, तो खोज खबर तो रखना पड़ेगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल
फल कटहल ही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह, एलिफेंटा पास, है ना, इसके अलावा जाफना प्रायद्वीप, ये सब श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका भारत की सीमा पर मन्नार की खाड़ी और आपका राम सेतु स्थित है। एक बच्चे ने कमेंट किया है भाई कि वो दिन दूर नहीं जब टीसीएस पूछेगा कि बाबर की शादी कब हुई थी, मतलब बाबर की तीसरी शादी कब हुई थी, किस तारीख को, तो इसीलिए हंसी लग गया भाई। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि रण महोत्सव कब मनाया जाता है, तो भैया गुजरात में, है ना। पतंग महोत्सव गुजरात का प्रमुख आकर्षण है ना। पतंग महोत्सव गुजरात में होती है, ये प्रमुख आकर्षण है। डांडिया गरबा ये भी गुजरात में होते हैं। रंगोली, तमाशा, लावनी, लेजिम, कोली, इसके अलावा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, गुड़ी पाड़वा, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। दादा ये गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। रंगोली तमाशा, रंगोली जो है अबीर से जो है महिलाएं कलाकृति करती है, ये सब दिन हो सकती है, इसके लिए कोई फिक्स त्योहार नहीं है। तमाशा भी जो है कॉलेज वगैरह में फंक्शन होती है। लावनी भी इसी प्रकार का डांस है ना। कोली जो है ये जनजातीय डांस है, जो कोली समाज के लोग हैं, जैसे अपने गांव घर में जो सहनी समाज के लोग होते हैं, यानी जो मछली पालन का काम करते हैं। शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक ने बसाए हैं। जो गणपति, जो अभी गणेश चतुर्थी आएगी अगस्त सितंबर महीने में जनरली होता है। हमारे गांव में चौरचन का पर्व होगा मिथिलांचल में, उसी समय यहाँ पे गणपति होती है। इसके अलावा जो नव वर्ष है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से होती है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में होती है, पोतांदु आपका तमिलनाडु में, बीसू केरल में, चिरवा मणिपुर में, बिहू असम में, शीतल बिहार में, बैसाखी पंजाब में, ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत। तरंग मेल, सिमगो, सो जो रनमाले, ये सभी के सभी जो है गोवा का त्योहार है, जिसमें आपको तरंग मेल और रनमाले को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जनरली बच्चा याद नहीं रखता है। इनके अलावा सिरपुर महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव, बस्तर दशहरा, है ना। इसके अलावा ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, और मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का और भी है, कर्मा सैला, है ना, पंथी, है ना, गेंडी, है ना, इसके अलावा पंडवानी, ये सभी के सभी जो है नृत्य के फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पर सिर्फ महोत्सव रखा है। बाद बाकी कुल्लू दशहरा, माघ साजी त्योहार, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नाम से स्पष्ट है भाई कुल्लू, और उसमें भी नाम से स्पष्ट है बस्तर। आपने हमारी अधूरी कहानी पिक्चर तो देखा होगा ना, इमरान हाशमी की और विद्या बालन की, तो उसमें बस्तर का चर्च है ना भाई। वो कौन सा हीरो है, राजकुमार, वो फंस जाते हैं वहां पे झूठे, है ना। इसके अलावा फ्रूगल का एंटोनिम पूछा गया है। फ्रूगल मतलब क्या होता है भाई, निगार्ड टाइप का आदमी, है ना। फ्रूगल मतलब निगार्ड टाइप का आदमी। निगार्ड मतलब भाई कंजूस टाइप के आदमी होते हैं ना। मित भाई इकोनॉमिकल कह सकते हो, इकोनॉमिकल कह सकते हो, फ्राइगुल को, और फिर आप जो है निगार्ड भी कह देते हो। तो इसका मतलब होता है जिसका हाथ बहुत टाइट हो भाई, कंजूस हो भाई, कंजूस, कृपन, है ना। तो इसका उल्टा पूछा गया है। उल्टा आदमी कैसा आदमी होगा भाई, जेनरियस होगा। सबसे पहले तो ये उदार होगा, जेनरियस होगा, उदार होगा भाई। मतलब थोड़ा बहुत अल्टरिस्ट भी इससे मिल सकती है, अल्टरिस्ट परोपकारी होगा, या फिर लेविस हो सकता है, जो लेविस होता है ना, लेविस भी हो सकता है। इसके अलावा एक स्पेंड रिफ्ट इस प्रकार से शब्द है, स्पेंड रिफ्ट इस प्रकार से शब्द है, इसका मतलब भी खर्चीला होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक बैंकरप्ट होता है, वो तो खर्चीला का पिताजी है। एक बैंकरप्ट होता है। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है, जो आपका मतलब दिवालिया हो जाता है, जैसे विजय माल्या, ये बैंकरप्ट है भाई, है ना, बैंकरप्ट हैं। इनके अलावा भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है भाई, अभी समझाया था। ऑप्शन में चेन्नई है तो ठीक, नहीं तो पीथमपुर। तो क्या था ऑप्शन में, चेन्नई था। पीथमपुर गया तेल, मतलब अब जो है तेल लेने गया, मतलब पीथमपुर। अब हो गया आपका चेन्नई, क्योंकि भाई पीथमपुर जो है पुराने किताब के हिसाब से, अब नए जमाने के बदलते हिसाब से अब चेन्नई हो गया है, क्योंकि वहां पे जो है वाहनों का केंद्र जो है ज्यादातर चेन्नई में हो गया। ये जो आप बुलेट मोटरसाइकिल आजकल देखते हैं ना, फटफटाता रहता है, तो इनकी भी उत्पादन वगैरह जो है चेन्नई वगैरह में होती है। ठीक है। डेट्राइट जो है ये मोटर वाहन उत्पादन केंद्र है। कहां पे है भाई, अमेरिका के अंदर है ओरिजिनली। और मैंने ये भी बताया कि सिलिकॉन वैली ये भी आपका अमेरिका के अंदर है। हॉलीवुड शहर ये भी आपका अमेरिका के अंदर है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का सिलिकॉन वैली कहां पे, बेंगलुरु के अंदर है। मैंने ये भी बता रखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मसाला बाजार कहां पे, दिल्ली के अंदर है। और एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, चेन्नई को मद्रास ही कहते हैं पहले। इनके अलावा ये जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन संघ है, एससीओ, तो इनके प्रथम सांस्कृतिक राजधानी बनारस को बनाया गया है। जो भी फैक्ट है भैया आपके बड़े काम के हैं, कोई भी फैक्ट हवा में नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल प्रथम जो यूनेस्को में शामिल हुआ, ये आपका धोलावीरा है, और ये भारत का अंतिम साइट है, 40वां साइट है, जिसे 2021 में शामिल करा गया था। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन से जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
सात्विक और चिराग जीते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में यही जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पिछली बार कांस्य पदक, अभी जो लेटेस्ट में है ये आपका जो है गोल्ड दिला दिया, ये दोनों जीरो, चिराग और सात्विक, है ना, बैडमिंटन के खिलाड़ी भाई। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने गोल्ड जीती है। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो अंतिम पंघाल है और एक आपका जी अमित पंघाल है। तो अमित पंघाल जो है जेंट्स है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था अंतिम पंघाल नहीं अमित पंघाल होते हैं, पहले देख लो, है ना। मैंने उनको बता दिया भाई अमित पंघाल भी है और अंतिम पंघाल भी है। अंतिम पंघाल जो है ये महिला है और ये कारनामा करी है कि अंडर 20 वाला जो रेसलिंग चैंपियनशिप है इनमें जो है भारत के लिए गोल्ड जीत के इतिहास रच दी है। ये पहला महिला बनी है। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम अंतिम है ना। अब जैसे भी नाम पर आओ भाई अंतिम, है ना। इनके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पर हुआ? तो अमेरिका के ओरेगन में हुआ है। यहाँ पे भारत को एक पदक मिला है, वो मिला है आपका रजत। और रजत जीता कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। हाल में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मासिक सहायता योजना स्टार्ट करा है? तो वहां के सबसे पहले तो मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन बाबा। इनका नाम भी स्टालिन है भाई, रूस के नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि ये जिस बार जन्म लिया था उस बार जो है रूस में इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था तो इनके पिताजी नाम रख दिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये बड़े ही स्ट्रिक्ट आपके जो है सीएम है। और एक सीएम तो बहुत भोले दिखते हैं लेकिन है बड़ी स्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, सॉरी तेलंगाना का, है ना। तो भाई 1000 रुपये पर माह जो है इनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इनके अलावा इस प्रकार की योजना उत्तराखंड में एक वात्सल्य योजना चलती है। ये योजना किसके लिए है कि मैं आप जानते हैं कि भाई कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए जिनके पेरेंट्स की जो है साया छीन गई। तो ऐसे बच्चे को, है ना, 3000 रुपया प्रति माह जो है सरकार देगी। ये वात्सल्य योजना है। इनके अलावा सिक्किम राज्य में आमा योजना चलता है। आमा योजना में 20,000 की आर्थिक मदद सालाना। इनके अलावा हरिसेन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या लिखा गया है, ऐसा पूछा गया था। तो भैया हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं और जिसका खाएगा उसी का गाएगा। तो हरिसेन किसके दरबार में? तो भैया समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही मैं याद कर रहा था, इसीलिए 3 बार समुद्रगुप्त बोले भैया, है ना। नेपोलियन कहा जाता था। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा गया है आपका, मतलब किस के रिगार्ड में? गुप्त शासक के रिगार्ड में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से और आता है जो ज्यादा प्रचलित तो नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है कि हुनो या हुनो के आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय आपका हुमो का आक्रमण हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अब हर्ष जो है शासक है और बाणभट्ट कौन है? उनके दरबारी हैं। इनके अलावा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, 3 किताब कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन। इंडिका मेगास्थनीज केकर दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, है ना। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ये किसके दरबार में? तो ये आपका लक्ष्मण सेन के दरबार में जो है निवास करते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, निवास का मतलब रहते थे, ठीक है। इसके अलावा CH3OH एथेनॉल से संबंधित कौन आंकड़ा पूछा था? ठीक है, तो ये जो है आपका मेथेनॉल से संबंधित कोई आंकड़ा पूछा गया था। मैं यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, ये मेरे बच्चे पढ़ रहे थे ना तो उसको मैंने बोला अंग्रेजी का किताब ले आ, है ना। तो यहाँ पे लिख गया है ना। इनके अलावा CH3OH मेथेनॉल के कोई आंकड़ा पूछा था। तो मेथेनॉल का जो है मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इनके दूसरे नाम में, जैसे मैंने इससे पहले बताया था। लेकिन आंकड़ा क्या पूछा था ये क्लियर नहीं है। फिलहाल मैं इसके कुछ डाटा दे रहा हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है भाई। मेथेनॉल को अलग करने का प्रयास सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आजकल ये ज्यादा फंक्शनल है भाई कि ये फलना काम कब किया था, कौन किया था। मेथेनॉल का क्वथनांक जो है 64.7% डिग्री सेल्सियस होता है। मेथेनॉल का जो डेंसिटी है 79.2 प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ये सब बात थोड़ा बहुत मेथेनॉल के बारे में है ना। मेथेनॉल, है ना, पॉइजनस भी होता है भाई और ज्वलनशील भी होता है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, ऐसा प्रश्न आया है। ऑप्शन तो नहीं मिला है। सरदार सरोवर है। इसके अलावा आपका ओमकारेश्वर भी है, आपका महेश्वर परियोजना भी है, नर्मदा कुंड है। ये सभी के सभी आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मैकाल रेंज के अमरकंटक से निकलकर उल्टा दिशा में बहता हुआ जो है अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये सब आपका जो है आंसर है। फ्रेंडली का एंटोनिम पूछा गया है। तो भाई फ्रेंडली क्या होता है? मित्रवत होता है, मित्रवत। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? होस्टिलिटी भी हो सकता है भाई,
हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता पूर्ण होता है, फोई हो सकता है, फोई, है ना। इसके अलावा सीधा सीधा कहें तो इनेमी भी हो सकता है, जो हम बच्चे से पढ़ते आए। तो ये सब जो भी उल्टा अर्थ देगा ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल गुड से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। तो वह वस्तु जिसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ता डायरेक्ट उपयोग कर सकता है वो फाइनल गुड्स है भाई, है ना। ये जो है ये क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में मैं 100% नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन था, लेकिन फाइनल गुड्स से क्वेश्चन आया है, इतने तो बच्चा बताए हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था जिनका भी एग्जाम है भैया आज। ऑल ईयर्स फिर से रिपीट किया गया, इसका मतलब होता है ईगर के साथ सुनना, पूरे ध्यान से सुनना। हिमालय के रेंज से क्वेश्चन आया था, तो हिमालय की रेंज नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है और अपने विशालता भीमकाय के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। तो नदी के आधार पर जो है पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता और असम हिमालय तीस्ता से देहांग के बीच में स्थित है। हिमालय की निर्माण जो है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। यहाँ पे कौन सा सागर था, तो टेथीज सागर था। हिमालय कैसा पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन बलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एवरेस्ट है। किसके नाम पे रखा गया है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। टोटल हाइट कितना है, 8850 मीटर। दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी केटू, हाइट कितना, 8611 मीटर। दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, हाइट कितना, 85-86 मीटर। तो ये 3 जरूर ध्यान रखें, है ना। तो दोस्तों अच्छा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका जो ईडियम देखने को मिला, ये मिला है ब्लो विथ द वाइंड, ब्लो विथ द वाइंड, इस प्रकार से जो है एक ईडियम आया था, विथ द वाइंड, इस प्रकार से जो है एक ईडियम आया था। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि जैसे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, यहाँ से छांटने से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक कोई क्रिस्टल से संबंधित क्वेश्चन आया था, किसी चीज की क्रिस्टलीय संरचना से। तो बताइएगा कि ये दोनों क्वेश्चन क्या था। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 3 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो है हूबहू आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी और मिलती आ रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो एक प्रश्न देखने को मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भैया 1885 में हुआ था। किसके समय हुआ था भाई? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। ये संस्थापक में कौन थे? एओ ह्यूम थे। हो जाइए तैयार युद्ध के लिए। एओ ह्यूम के साथ जो है स्थापना किया गया था। पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहां पर हुआ था प्रथम अध्यक्षता की बैठक? है ना, तो ये मुंबई में हुआ था। इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने जन ने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। इनके अलावा कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन यानी 1886 की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या हैं? कांग्रेस में प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी क्या हैं? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। दादा भाई नौरोजी क्या हैं? ब्रिटिश संसद के लिए सिलेक्ट होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये सब दादा भाई नौरोजी की खासियत है। इनके अलावा 1887 यानी थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कहां पे हुआ था ये अधिवेशन? मद्रास के अंदर। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। इनके अलावा कांग्रेस में फूट कब पड़ा था? ये एक था, फिर बीच से क्रैक आ गया, टूट गया, तो ये बन गया गरम दल और ये बन गया नरम दल, है ना। तो ये कब हुआ? ये हुआ जी 1907 में। और ये जगह कौन सा था? तो सूरत। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। गरम दल और नरम दल का बंटवारा, सूरत अधिवेशन। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कोलकाता अधिवेशन। कौन थे? नौरोजी साहब, अभी अभी जिनका व्याख्यान किया दादा भाई नौरोजी। इनके अलावा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 कहां पर? लाहौर में, है ना। अध्यक्षता जेएल नेहरू, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए कहां पर? 1916 में। कहां हुआ था अधिवेशन? लखनऊ के अंदर
अंदर अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजुमदार। यहीं पर नरम दल और गरम दल दोनों जो है गला मिल लिए, किसके प्रयास से? एनी बेसेंट और तिलक साहब के प्रयास से। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता संभाले थे 1924 बेलगांव में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट जी बनी थी। तो ये थे जी कांग्रेस की डिस्क्रिप्शन, है ना। इनके अलावा ई शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया या फिर किससे संबंधित है? ये दोनों में से एक लैंग्वेज से रिलेट करके ई शक्ति से आपका प्रश्न आया है। तो ई शक्ति जो है ये नाबार्ड के द्वारा 2017 में चालू किया गया स्कीम है। ठीक है, जैसे नाबार्ड में भी कई अंग होते हैं भाई, जैसे आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा। तो नीति आयोग तो ओवरऑल संस्था है, लेकिन उनके अंदर भी डिपार्टमेंट बटे हैं कि तुम गरीबी रेखा का आकलन करोगे, तुम डाटा कलेक्ट करोगे, है ना। वैसे भी तो उनका एक जो टास्क फोर्स है, जैसे आपने सुना होगा नीति आयोग के, वैसे ही जो आपका नाबार्ड है इनके भी ब्रांचेस हैं। तो इनमें एक ब्रांच का नाम है ना, एक ब्रांच का नाम है मैक्रो क्रेडिट और इनोवेशन, है ना। तो ये विभाग के द्वारा जो है आपका ई शक्ति योजना को 2017 में जो है लॉन्च किया गया था। और ये योजना गांव घर में जो ग्रुप होती है जिसमें महिलाएं पैसा वगैरह जमा करती है, जिसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं, इसमें जो आपका मतलब पारदर्शिता है, डिजिटलीकरण है, इसके रिगार्ड में जो है ये योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, जैसे आपने गांव के नुक्कड़ पे देखे होंगे लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, है ना, जानकी स्वयं सहायता समूह, है ना। जो आपका एरिया कोऑर्डिनेटर की भी इसमें जॉब होती है, हमारे गांव के एक दो हैं लोग इनमें। इनके अलावा ये जो नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये पहले से बताते आ रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। और नाबार्ड का अपने आप में फुल फॉर्म भी आता है जो मैं आपको पहले बता रखा है। नाबार्ड किस समिति की अनुशंसा पे स्थापित कराए गए थे? तो शिवरमन समिति की अनुशंसा पे जो है स्थापित कराए गए थे। और ये कृषि सेक्टर की वित्तीय सेवा मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनका हेड क्वार्टर मुंबई में है और इनके वर्तमान अध्यक्ष साजी महाराज हैं। इनके अलावा अवंती साम्राज्य की राजधानी कहां थी? देखिए, जो महाजनपद है ये भले ही एक आध दिन स्किप कर दे, लेकिन महाजनपद से क्वेश्चन आ रहा है और ये फ्री के गोलगप्पे हैं आपके लिए भाई। 16 महाजनपद 16 राजधानी तो आप याद कर ही सकते हो ना। और वैसे भी जो पुराने नाम है ना उनके हम आधुनिक नाम अच्छे से जानते हैं भाई, जैसे गिरी ब्रिज आजकल राजगिरी, है ना, जैसे मगध आजकल पटना वाला एरिया, जैसे आप जो मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे हैं जिसे आप जानते हैं जी आजकल, है ना। कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं जानते हैं, पाटलिपुत्रा, ये सब जो पहले जो नाम हुआ करते हैं ना आज आराम से हम जानते हैं, है ना। तो भैया ये जरूर याद कर लें। अवंती साम्राज्य की जो राजधानी थी आपका उज्जैनी थी। अवंती मध्य प्रदेश में स्थित एक महाजनपद था और आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो उज्जैन भी तो मध्य प्रदेश में है, तो जानने में क्या फर्क है भाई। श्रावस्ती जो है ये उत्तर प्रदेश का है और उस समय कोसल जनपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के एक राजा थे प्रसेनजीत, उन्हीं के समय जो है उंगलीमाल डाकू जो है आया था और गौतम बुद्ध जो है अपने चरम सीमा पे मतलब ज्ञान प्रसारण में पहुंचे थे। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगिरी थी, है ना। इनके अलावा ये जो मैंने आपको बता रखा है कि एक ऐसा निकाय है जो 16 महाजनपद के बारे में बताता है, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है। इनका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है इस ग्रंथ में आपको 16 महाजनपद के बारे में डिटेल से सोल्यूशन मिलेगी। साक्षी मलिक कुश्ती किलोग्राम का भार वर्ग क्या है? देखिए, जो कुश्ती जो खेल होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इसकी अपनी अपनी रैंक बटी होती है कैडर, कि आप 49 केजी वाला करेंगे कि 52 केजी वाला, 58, 62 और भी है ना। तो भैया जो साक्षी मलिक है, अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, नोट क्लियर क्वेश्चन भैया। मैं बता दूं कि ये 100% आया तो था, लेकिन ये भी आया था कि इसके भार वर्ग क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा कि साक्षी मलिक आज तक किस वर्ग में कुश्ती नहीं की, ऐसा क्वेश्चन होगा। आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, है ना। तो साक्षी मलिक जो है 49 में की है, 58 में की है और लास्ट टाइम 62 केजी भी उठाई है। तो इसके 62 केजी भी में भी आपका जो है कुश्ती की है। इसके अलावा जो अगर आपका कोई ऑप्शन होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा
जनगणना 2011 में सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य की है ना। तो भाई ये भी कोई पूछने की बात है। जनगणना 2011 में सेक्स रेशियो ज्यादा हो, लिटरेसी रेट हो, डेकेडिकल ग्रोथ हो, फर्टिलिटी रेट हो, है ना, लिटरेसी रेट मेल हो, पुरुष हो, यूटी के हो, ऐसे राज्य की हो, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं जी, है ना। ऐसा देहाती भाषा में रट लिए होंगे आप तो, है ना। तो जो लिंगानुपात है ये सबसे ज्यादा केरला की है और सबसे कम हरियाणा की है। इसी ग्राफिकल वे में मैंने आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दिया जनगणना का, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा सभी टॉपिक वाइज। जनगणना का हो जाएगा, स्पोर्ट का हो जाएगा, आर्टिकल का हो जाएगा, नृत्य का हो जाएगा, ये सभी जो है आपके जो है एक ही जगह बुक एंड ऑथर का हो जाएगा। तो आगे का काम आपका हो जाता है जी। जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो पहले ही वीडियो बना रखी है ना। तो ये जो जनगणना है सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है केरला का है और सबसे कम हरियाणा की है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो पुदुचेरी की होगी और सबसे कम बात करेंगे तो दमन की होगी। तो ये सब बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, केरल और लक्षद्वीप के साथ एक और तुलना कर लेते हैं लिटरेसी रेट में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा जो है लक्षद्वीप की है और राज्य की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला की है। अब जनसंख्या के रिगार्ड में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या। अब शहरी जनसंख्या के रिगार्ड में बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, सिक्किम सबसे कम शहरी जनसंख्या। अब हम जो है ग्रामीण जनसंख्या के रिगार्ड में बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में। आपने देखा कि सिक्किम हर मतलब कैडर में आपका सिक्किम ही आंसर होता है जनसंख्या के रिगार्ड में। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण, सबसे कम शहरी, है ना। तो तीनों का आंसर सिक्किम में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं आगे। लिटरेसी रेट समझ ही लिए यूटी में और आपका राज्यों में, सेक्स रेशियो भी समझ लिए, जनसंख्या कम ज्यादा भी समझ लिए, है ना। तो चलते हैं आगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है 2018, अच्छा एक बच्चा बता रहा है कि लिटरेसी रेट भी पूछा था अलग जनगणना से क्वेश्चन। तो जनगणना से 2 क्वेश्चन आए क्या दादा, है ना। तो अगर लिटरेसी रेट भी पूछा गया होगा तो हमारा लिटरेसी रेट तो आप समझते ही हैं 74.04% है। इसमें हम 2 भाग में बांटे हैं, मेल का 82.14 है और फीमेल का 65.46 है। पूछो क्या पूछते हो, है ना। और जो फर्टिलिटी रेट है वो मैं आपको बता दिया है कि 2011 के अनुसार पूछे तो 2.2 से जो बड़ा ऑप्शन है नजदीक में, जैसे 2.4 हो गया, ये आपको मार देना है। अगर 2013 के बाद पूछ रहा है तो 2.3 से जो कम ऑप्शन है उसको मारना है। 2016 और 2020 तक की बात पूछ रहा है क्योंकि भाई फर्टिलिटी रेट में जो है क्योंकि बढ़ता घटता रहता है ना, तो इससे जो है डायनेमिक टाइप से पूछ रहा है क्वेश्चन। क्योंकि आपने जीडी के एग्जाम में देखा था 2020 के अनुसार जनसंख्या भी पूछ लिया था और 2020 के अनुसार सबसे गरीब राज्य भी पूछ लिया था। तो जब डायनेमिक कर दे 2011 से हटके तो फर्टिलिटी रेट जो है इस प्रकार से मूव करेगा। 2016 से 2020 के बीच में फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का 2.1 से भी कम माना जा रहा है। इनके अलावा 2018 एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए थे। तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था सबसे पहले ये कहां पे हुआ था, ये पहला मौका था कि जब एशियाई खेल 2 शहर में कराया गया। ये कहां पे हुआ, इंडोनेशिया के अंदर हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ता में और इंडोनेशिया के पलेम्बोंग में। इस प्रकार से नाम है पलेम्बोंग, है ना। तो इस प्रकार से 2 शहर में कराए गए थे आपका 2018 के एशियाई खेल। एशियाई खेल का शुरुआती वर्जन कहां पे हुआ था भैया, वर्जन कहना ठीक नहीं रहेगा, कोई चीज थोड़ी है। शुरुआती एडिशन तो ये कहां पे हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो 2018 वाली एशियाई खेल में भारत को 69 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें 15 गोल्ड, 24 रजत और 30 जो है ब्रांज प्राप्त हुए थे। यहीं पर लगे हाथ ओलंपिक में ले लीजिए। ओलंपिक में भारत को 7 पदक प्राप्त हुए थे, 1+2+4 के रेशियो में प्राप्त हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। यहीं पर ही कॉमनवेल्थ गेम का ले लीजिए, 61 पदक प्राप्त हुए थे, है ना। 22 गो गोल्ड, 16 गो रजत और 23 गो ब्रांज प्राप्त हुए थे। तो ये भारत के कुछ पदक तालिका में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बता ही दिया कि हाँ, इसके समापन और उद्घाटन समारोह में भारत का फ्लैग वाला कौन थे, तो ध्वजवाहक जो थे ये आपका नीरज चोपड़ा, और जो अंतिम हुआ समापन वाला उस समय जो फ्लैग वाहक थी ये आपका रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम के उसमें कैप्टेंसी कर रही थी। एशियाई खेल 2018 2 शहरों में बता दिए, इंडोनेशिया में हुआ बता दिए। एशियाई खेल 2018 में भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा काफी प्रचलित हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है रजत पदक जीते थे इन्होंने। एशियाई खेल की प्रथम संस्करण का आयोजन 1951 दिल्ली में हुआ था। भारत में सेकेंड टाइम एशियाई खेल 1982 दिल्ली में ही हुआ। एक आपका आ गया है
ऑल ईयर्स जो है इसका मतलब क्या होता है, ईडियम। तो इसका मतलब होता है पूरे तत्परता के साथ कोई बात को सुनना, जैसे आप इस समय सुन रहे हो ताकि जो है कुछ फायदा हो जाए, है ना। तो ये पूरे तत्परता से सुनना ऑल ईयर्स होते हैं, पूरी तरीके से कान लगा के सुनना, ठीक है। एक इवेश ड्रोपर का नाम आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है क्या, टोहिया। टोहिया प्रवृत्ति के आदमी होता है ना, EVAS है ना। इस प्रकार से टोहिया जो होता है ना भाई, टोहिया मतलब किसी की जैसे कोई अंदर बात कर रहा है घर में तो उनके खिड़की में कान लगा देना, क्या बातें हो रही है, तो इसे टोहिया बोलते हैं, इवेश ड्रोपर, है ना। इसके अलावा ऑल ग्रीक मतलब क्या होता है भाई, अनजान बेखबर, मैं तो अनजान था तेरे वास्ते वाला गीत सुना होंगे आप, है ना। तो ऑल ग्रीक का मतलब अनजान। इनके अलावा ऑल एंड सैंड्री, इसका मतलब होता है सभी लोग। इसी प्रकार से आपका बैग एंड बैजेज एक आता है ना, बैग एंड बैजेज आता है, इसका मतलब क्या होता है, सभी बोरिया बिस्तर के साथ, है ना। क्या हो गया पेन को, सभी बोरिया बिस्तर के साथ, सभी इसेंशियल पार्ट के साथ, है ना। इसके अलावा अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है हेल्दी, एक्टिव भी हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, अरे भाई जो है हेल्दी रहेगा वही एक्टिव रहेगा, सिंपल सी बात है। तो अलाइव एंड किकिंग का सेम मीनिंग है। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप विजेता 2022 आया है, तो इंग्लैंड रहा है, उप विजेता कौन रहा, अपना पाकू रहा है, पाकिस्तान रहा है, ठीक है। T20 जो इस बार हुआ 22 वाला, पिछले साल हुआ था 22 वाला, राइट, वेरी नाइस। पिछले साल वाला पूछा गया, नहीं T20 2023 वाला पूछा गया है, 2023 वाला शायद पूछा गया, एक मिनट कंफर्म कर लूं, 22 वाला पूछा गया कि 23 वाला, एक सेकेंड, 2022 वाला ही आया है, 21 वाला नहीं आया, मेरे को लगा 21 वाला आया था भैया, है ना। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता इंग्लैंड ही है, सही है अपने आप में, उप विजेता जो है पाकिस्तान है। इनके अलावा ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 भी आ सकता है, तो विजेता भारत रहे थे, है ना, और उप विजेता यहाँ इंग्लैंड रहे थे। और ये वाला जो ICC अंडर 90 22 हुआ था, ये आपका वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और यश धूल इनके कप्तान थे, क्योंकि CGL में ये कप्तान ही पूछ दिया गया था कि T20 ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का कैप्टन कौन था, तो यश धूल, ध्यान रखेंगे। और ये भारत का 5वां टाइटल था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ICC अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 ये फर्स्ट डे खेल है, और फर्स्ट डे के विजेता भारत है, और मजा की बात कि यहां भी उप विजेता जो है इंग्लैंड ही है, ठीक है। इनके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया हैं, और उप विजेता जो हैं ये साउथ अफ्रीका हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एशिया कप 2022 के विजेता श्रीलंका हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम आ गया था, तो भाई रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय हैं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद साहब के जो है गुरु थे, है ना। कहा जाता है कि माता काली इनको दर्शन दिया करते थे, होते होंगे भाई, बड़े बड़े महापुरुष हुए धरती पे, है ना। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर है। इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। इनके अलावा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई के अंदर करा था। इनके अलावा आजकल जो आप सुनते हैं ना, एक स्कूल का नाम है डीवी क्या नाम है भाई, डीवीए नाम है ना, इस प्रकार से एक स्कूल का नाम है ना। विवेकानंद सर के ओरिजिनल नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त है, ठीक है। इनके अलावा पंचम दाह, ये बहुत चल रहा है एग्जाम में, पंचम दाह राहुल देव बर्मन का नाम है भाई। तानसेन का नाम रामतनु पांडे, बीरबल का नाम महेश दास, है ना। विक्रमादित्य का नाम चंद्रगुप्त सेकेंड। इसके अलावा विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के जन्मदिन पे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा पारित किया गया, 2 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल लेवल पे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन या फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी इंडिया में, ये भी गांधी जी के जन्मदिन पे है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पहली बार 1974 में मनाया गया था। जैव विविधता
दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व वाटर डे 22 मार्च को और विश्व स्वास्थ्य डे 7 अप्रैल को, है ना, क्योंकि 7 अप्रैल को ही जो है जो जेनेवा में WHO है इनकी स्थापना हुई थी, इसी के याद में जो है हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 जनवरी को इंडिया में बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 जनवरी को 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को विवेकानंद सर के जन्मदिन पे युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। साथ ही 10 जनवरी को ठहाका दिवस मनाते हैं, मतलब हास्य दिवस मनाते हैं, लाफिंग डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और कुछ दिसंबर माह के जो महापुरुष है जिनके नाम पे मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनका नाम जरूर ध्यान रखें। जैसे 25 दिसंबर है ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे सुशासन डे के रूप में मनाते हैं, है ना। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। 24 दिसंबर आ जाइए तो केंद्रीय जो उपभोक्ता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता है, उनके अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व स्तर पे यही चीज 15 मार्च को मनाया जाता है, राइट। इसके अलावा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे, अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे पूछा गया है? तो सजा के जो मामला है उसमें छूट का प्रावधान है, ये मोटे मोटे तौर पे। लेकिन आजकल मोटे से काम नहीं चल रहा है, आजकल जो है उसको जो है गन्ना को छील के पेरा जाता है ना, वैसे ही छीलिए पहले, है ना। तो गिरफ्तारी का कारण जो है ये अभियुक्त को जानना उनका फंडामेंटल राइट है, ये 22 में दिया गया है। साथ ही उस अभियुक्त को, जैसे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुझे अपने बचावा में एक वकील या फिर कोई कानूनी पर्सन जो कानूनी की व्याख्या हो, जिसे मुझे लगता है कि इन्हें हायर करना चाहिए, मुझे अधिकार है ना। तो ये आपका जो आर्टिकल 22 में है। इनके अलावा एक गुनाह के लिए एक बार सजा मिलेगा, 2 बार सजा नहीं मिलेगा, ये आर्टिकल 20 का सेकंड कहता है। एक अनुच्छेद 20 का 3 जो है, आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बता रखा है कि पुलिस के डंडा के डर से गवाह बन जाते हैं कि हाँ भाई मैंने किया, तो पुलिस भी शांत हो जाता है, चलो ठीक है कबूल लिया। लेकिन आप कोर्ट में जो है इस प्रकार से आप नहीं किए हो तो नहीं किए हो, सिंपल, आपको जो है प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि तुम बोलो ही क्योंकि तुम वहां बोले थे, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 जो है ये मैंने गिरफ्तारी का कारण भी बताना होगा, ये अनुच्छेद 22 है। एक चीज और जोड़ लीजिएगा जो अभी मैंने 22 का व्याख्या किया उसमें। अब जो फंडामेंटल राइट है ये अपने कैटेगराइज किया गया है, मैंने सब दिन बताते हैं भाई कि 14 से 18 जो है इक्वलिटी का राइट है, राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार है। इसमें 14 समता का अधिकार है, 15 लिंग धर्म भेदभाव निषेध है, 16 जो है अवसरों की समानता है, 17 जो है छुआछूत का अंत है, 18 जो है उपाधियों का अंत है। जो क्रॉस मारे हैं वो अंत वाला है किसी न किसी चीज से, और जो 16 है वो समान अधिकार देता है। तो ये सभी जो है इक्वलिटी दर्शाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 सबसे मेन है। अगर 19 ना हो तो हम कहीं चुप्पी ना तोड़ पाए, क्योंकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, इसी के तहत जो है पूरी मीडिया वगैरह रन कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर 19 से 22 तो मतलब 20 भी आ गया। तो 20 में भी आपने देखा कि सजा आदि के मामले में जो प्रावधान दिया गया है कि दोबारा सजा नहीं मिलेगा, है ना। इसके अलावा जो है अब खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं करा जाएगा, ये सब। उसके अलावा 21 आपने देखा था निजता का अधिकार, उसी में एगो और जोड़ लीजिएगा 21 का ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है, जिसमें 23 जो है ये आपका बलात् शर्म पे रोक, जो कल फर्स्ट शिफ्ट में आया था, है ना। और 24 जो है ये बाल शर्म पे रोक है। बाल शर्म और बलात् शर्म में झारखंड केरला जैसे फर्क है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं भाई, है ना। ये बाल शर्म जो है ये चाइल्ड लेबर है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे नहीं लगाया जाएगा। और ये बलात् शर्म है, ये जबरदस्ती काम करवाना है, जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना कि भाई तुम्हें करना ही होगा, तो उस प्रकार से। या फिर मानव तस्करी पे रोक, अगर किसी का तस्करे हो गया है तो बलात् शर्म करवाएगा भाई। अब जो आदमी खरीदने में दया नहीं दिखा सकता वो काम करवाने में क्या दिखाएगा? तो दोनों का लैंग्वेज लगभग सेम ही है, या तो बलात् शर्म कहिए या मानव तस्करी पे रोक कहिए। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से 28 है भाई। अल्पसंख्यक हित जो है ये 29 और 30 है, जो शिक्षा और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, खास करके जो SC ST समुदाय है उनके लिए जो है विशेष प्रकार का अधिकार है ना, ताकि भाई उनकी जो है अपनी जो परंपरा है वो चलती रहे। ठीक है, इनके अलावा संविधान उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 में से भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना था, और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो पहले आर्टिकल 31 आपकी संपत्ति के अधिकार को रिलेट करता था, इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
द्वारा जब हटाया तो इसे क्या संविधान से हटा दिया गया? नहीं, इसे संविधान में रखा गया है। आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है, लाइक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 54 भी पूछा था, 2 अनुच्छेद पूछे हैं, बताइएगा पूछा कि नहीं पूछा गया था। अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। आपने पकानी कोका दियोदशम का नाम सुना होगा, पकानी कोका दियोदशम का नाम सुना होगा। ये आर्टिकल बैठ जाते हैं जी आपको 52 से लेकर 61 तक। हर वर्ड का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। जैसे 52 में पद हो जाएगा, क से कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा, नी से निर्वाचन वाली बात हो जाएगी, तो आप निर्वाचन पकड़ के जो है लपेट दिए होंगे। इसके अलावा आर्टिकल कुछ और, राष्ट्रपति का 72 क्षमादान, 1 2 3 अध्यादेश है ना, 280 वित्त आयोग का गठन, 76 मान्यवादी का गठन, 108 संयुक्त अधिवेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन को बुलाना। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के कुछ अधिकार हैं। पंडित रविशंकर साहब का संबंध किससे पूछा गया है? सितार से, है ना। अन्य संतूर वादक कौन है भाई? राहुल शर्मा, भजन सुपारी। कल मैंने ये सारा फैक्ट दिया था, वही फैक्ट है जो है यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिए। असद अली खान, सादिक अली खान रुद्र बीना, ब्रजभूषण काबरा, विश्व मोहन भट्ट आपका गिटार, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता सरोज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, फैयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला प्ले करते हैं। अन्नपूर्णा देवी, सुरबहार, टी.एच. विनायक, घाटम, इसके अलावा तोताराम, पखावज, यू श्रीनिवास, मेंडोलिन। तो इनको ध्यान रखेंगे, इनकी तादाद कम है इसलिए पूछे ज्यादा जाएंगे। और भी मैं बता दूं जो खिलाड़ियों में तादाद कम है उनका भी नाम जरूर रखेंगे। जैसे आपका पंकज आडवाणी, इंडिया का जो है पंकज आडवाणी, है ना, ये स्नूकर खेलते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, बिलियर्ड्स या स्नूकर। एक आपका नारायण कार्तिकेयन, नारायण कार्तिकेयन, ये आपका फार्मूला 1 रेस वाला होता है ना, वो आपका ड्राइवर कहना सही नहीं रहेगा, खिलाड़ी है, ठीक है। इनके अलावा भाई रेलवे ड्राइवर को ड्राइवर कह दो ना, बहुत चिढ़ जाता है, इसीलिए उसे लोको पायलट ही कहना पड़ता है भाई, है ना। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड या छत्तीसगढ़ हो सकता है ऑप्शन में। मैंने आपको बता रखा है झूमर, ये जो है झारखंड में भी होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी होते हैं। झारखंड में झूमर होते हैं, छौ होते हैं, छौ पे स्टार लगाइए। सरहुल होता है, रोहिणी भी होती है, तो ये सभी के सभी जो है झारखंड में होती है ना। थोड़ा रोहिणी पे देख लीजिएगा, रोहिणी होता है क्या झारखंड में? हाँ, रोहिणी भी होता है झारखंड में, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो छौ है, ये छौ जो है 3 जगह होती है, पश्चिम बंगाल में और आपका ओडिशा के अंदर भी होता है छौ, है ना। इनके अलावा कर्मा सुआ, कर्मा, एक बार रोहिणी को जरा कंफर्म करना भैया, थोड़ा सा भूल रहे हैं हम, है ना, रोहिणी को थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। कर्मा सुआ राउत नाचा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा महोत्सव, पंडवानी पंथी, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। कलबेलिया, गनगौर, पनिहारी, घूमर, कठपुतली राजस्थान के हैं। रंगोली, तमाशा, लावनी, लेझिम, कोली, ये सभी के सभी महाराष्ट्र के नृत्य हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। विंबलडन 2023 से आपसे पूछा गया है। विंबलडन 2023 के पुरुष विजेता कॉर्लेस एल्कारेज, ये काफी नाम कमाए हैं, सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी बन गए थे, है ना, और महान दिग्गज खिलाड़ी को हराए थे भाई, नोवाक को। इनके अलावा महिला एकल मार्गेट बोड्रासोवा, है ना। इनके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता, अच्छा महिला एकल किसका भाई? तो विंबलडन का, है ना, विंबलडन का। और विंबलडन से जो भी स्टैटिक्स फॉर्म में आते हैं, विंबलडन या फ्रेंच ओपन या फिर ऑस्ट्रेलिया यूएसए ओपन, जो भी है इनके स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन, नहीं तो करंट फॉर्म में है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है सबसे न्यू कौन है, सबसे नवीन कौन है, किस ट्रॉफी को क्या कहा जाता है, किस कौन से ट्रॉफी कहां खेले जाते हैं, कौन सी ट्रॉफी वर्ष के किस तिमाही में खेले जाते हैं, किस ट्रॉफी में किसको ज्यादा पुरस्कार है, महिला में सबसे ज्यादा पुरस्कार कौन से है, यानी ग्रैंड स्लैम वाली। तो ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही आपको प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूं प्रभु, विनती है आपसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, काम आ जाएगी आपको। 2.5 नंबर यहां से भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई जनरल का भरोसा नहीं। इस बार करंट सेक्शन से उठा लिया तो इसी से अगले शिफ्ट में स्टैटिक शिफ्ट से भी, मतलब क्षेत्र से भी उठा सकता है ना। तो भाई फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच, महिला एगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच, महिला आर्यना सबलेंका। विषाणु से होने वाला रोग भी शायद आपसे पूछा गया है। तो विषाणु से होने वाला रोग जो है सर्दी जुकाम, एड्स, पोलियो, चेचक, छोटी माता, बर्ड फ्लू, ये सब विषाणु से होता है। जीवाणु से टेटनस होता है, निमोनिया होता है, प्लेग होता है, लॉकजा होता है। इसके अलावा लेप्रोसी रोग भी होता है। इसके अलावा विब्रियो कैलोरी, है ना, कलरा, है ना, ये जी हो गया हैजा कलरा सेम ही होता है। इसके अलावा पोर्टोजोआ, ये मलेरिया से होता है, प्लाज्मोडियम से। इनके अलावा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि के शासन ब्रिटेन से, विधि
निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था का केंद्र में कब जो है इस्तेमाल किया गया, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया था। मैं एक हिंट दे देता हूं, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है सांप्रदायिक चुनाव की बात कराई गई थी। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करता है, आर्टिकल 50 है ना। न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो आपने अफ्रीका से लिख दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो जी एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य आते हैं, एक तो मनोनयन से आते हैं और एक आपका निर्वाचन से आते हैं। जो निर्वाचन से आते हैं अफ्रीका से, जो मनोनयन से आते हैं ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, अलग अलग तौर की याद रखिए। इनके अलावा दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हाँ, एक और पूछा गया है, कोल्ड जो है कोल्ड फिश पूछा गया है, कोल्ड फिश पूछा गया है। तो कोल्ड फिश का मतलब भी होता है किसी बात पे कोई ध्यान नहीं देना, बेखबर इंसान, है ना, ऐसा। और एक आपका इसी का उल्टा ईगर हो जाएगा, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।